प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप में वाणिज्यवाद पर चौथा व्याख्यान, अंतिम व्याख्यान। इससे पहले के 3 व्याख्यानों में हमने वाणिज्यवाद क्या है, वाणिज्यवाद के उदय के क्या कारण रहे, क्या ऐसी परिस्थितियां रहीं यूरोप में जिससे वहाँ वाणिज्यवाद का जो डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ, वाणिज्यवाद का विकास वहाँ पर हुआ। और पिछले व्याख्यान की बात करें तो पिछले व्याख्यान में हमने वाणिज्यवाद के जो प्रमुख विचारक थे उन विचारकों की हमने बात की थी। वाणिज्यवाद का इंग्लैंड में जो एक व्यवहारिक प्रयोग देखने को मिला और इंग्लैंड यूरोप में वाणिज्यवाद में सबसे आगे रहा। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी वो पीछे रहे। ये सब बातों की चर्चा हमने विगत व्याख्यान में की थी। आज हम बात करते हैं कि जहाँ वाणिज्यवाद में इतनी हम अच्छाइयाँ पढ़ रहे हैं, वाणिज्यवाद को समृद्धि का कारण हमने अभी तक पढ़ा, चर्चा की कि वो समृद्धि का कारण बना, उस वाणिज्यवाद की आलोचना भी हुई और बाद में उस वाणिज्यवाद का जिस रूप में वो 3 शताब्दियों तक यूरोप में रहा, वो स्वरूप भी उसका वो नहीं रहा। 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही कई ऐसे विचारक आए जिन्होंने वाणिज्यवाद की कमियों को रेखांकित किया और उसकी आलोचना की। कुछ लोग जो एक नियंत्रित व्यापार है की आलोचना करते हुए फ्री ट्रेड का समर्थन कर रहे थे। लॉक ने वाणिज्यवाद के मूल सिद्धांतों पर चोट करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात प्रारंभ कर दी थी। नॉर्थ ने विदेशी व्यापार की अपेक्षा आंतरिक व्यापार और कृषि की उन्नति की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने का समर्थन किया। वाणिज्यवादियों ने अपना पूरा ध्यान बहुमूल्य धातुओं के संग्रह पर केंद्रित किया था। उन्होंने इसके संग्रह के लिए नैतिकता को भी ताक में रख दिया था। आलोचकों का कहना था कि इन बहुमूल्य धातुओं से भूख नहीं मिटाई जा सकती। भूखे व्यक्ति का पेट सोने चांदी से नहीं भर सकता। इस संबंध में एडम स्मिथ, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने लिखा कि किसी देश का धन उसकी सस्ती और अधिक मात्रा में वस्तुएं उत्पादन करने की क्षमता में होता है। सोना चांदी तो केवल इन वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन ही हो सकता है। ये एडम स्मिथ ने लिखा। देश के उद्योग धंधों का विकास सोने चांदी की अपेक्षा लोहे और इस्पात से होता है। संपूर्ण व्यापार इसी पर निर्भर रहता है। अतः सोना चांदी की अपेक्षा लोहा और कोयला, जिनसे इंडस्ट्री चलती है, उनको अधिक महत्व दिया जाने लगा। आलोचना करने वालों का यह भी मत था कि जब आंतरिक व्यापार और कृषि की उन्नति ही नहीं की जाएगी तो विदेशी व्यापार से लाभ की आशा करना बेमानी है। इस संदर्भ में नॉर्थ ने लिखा है कि आंतरिक व्यापार एवं कृषि विदेशी व्यापार की 2 महत्वपूर्ण आधारशिलाएं हैं। उनकी उन्नति के बिना विदेशी व्यापार को बढ़ाना संभव नहीं है। आलोचकों का इस जो वाणिज्यवाद की जो आलोचना करने वाले थे वे यह भी मानते थे कि वाणिज्यवादियों के अनुकूल व्यापार संतुलन संबंधी विचार भी भ्रामक हैं। यह कैसे हो सकता है
कि एक देश लगातार दूसरे देश को सामान बेचता रहे और कुछ खरीदे ही नहीं। आयातक जो देश है जिसको आप सामान बेच रहे हो, वह भी अपना वह सामान बेचना चाहेगा, वह भी लाभ कमाना चाहेगा। क्योंकि यदि सभी देश निर्यात पर अधिक जोर देंगे तो ऐसी दशा में विदेशी व्यापार कितने दिन चल पाएगा। स्टेट की हम बात करें तो राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाने और विदेशी व्यापार को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबंधों को लागू किया था। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गहरा आघात पहुंचा था। सरकारी हस्तक्षेप तथा औद्योगिक संरक्षण के कारण आर्थिक क्षेत्र में सरकारी नीतियों को लागू किया जाने लगा था, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपनी वस्तुओं को विदेशों को निर्यात नहीं कर सकता था, न ही उनके उत्पादन के लिए आवश्यक सामान आयात कर सकता था, क्योंकि कुछ विशेष कंपनियों को ऐसा करने का एकाधिकार होता था। अतः आलोचक मानते थे कि आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण उद्योग धंधों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा। उपनिवेशों की स्थापना और उनकी उपयोगिता के संबंध में वाणिज्यवादी और उनकी सरकारें जिस मत से प्रेरित रहीं, उसको भी आलोचना की दृष्टि से देखा गया। उन्होंने कहा कि उपनिवेश मात्र देश को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसी आधार पर वे उपनिवेशों का शोषण करते रहे। वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद में जो कॉन्सेप्ट था, मात्र देश को लाभ पहुंचाना, और लाभ कैसे मिलेगा? उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना। परंतु उपनिवेशी यानी वह उपनिवेशों के लोग, जैसे कि हम भारत इंग्लैंड का उपनिवेश थे, तो अधिक समय तक हम अंग्रेजों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। सभी उपनिवेश, और परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड को अपने अमेरिकी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा और इंग्लैंड सहित यूरोपीय देशों को अपनी उपनिवेश जो नीतियां थीं उनमें परिवर्तन करना पड़ा। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं वाणिज्यवाद के महत्व की। वाणिज्यवाद की आलोचना से यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि वाणिज्यवाद महत्वहीन था और अप्रासंगिक था। वो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल था। इस संदर्भ में प्रोफेसर स्कॉट लिखते हैं कि वाणिज्यवादियों की आलोचना करना तो आसान है, परंतु ऐसे करना व्यर्थ है। सामान्य प्रयोग में आने वाली आर्थिक नीति तथा राजनीतिज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों का पथ प्रदर्शन करने वाले सिद्धांतों के रूप में उसके दोषों से आज के विद्यार्थी भली भांति परिचित है। लेकिन जब वाणिज्यवाद जो युग है उसकी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, तो फिर इस व्यवस्था में दोष निकालना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, ये स्कॉट मानते हैं। वाणिज्यवाद का अपना महत्व था। आयातों पर नियंत्रण लगाने से ही इंग्लैंड के उद्योग धंधों को भरपूर लाभ हुआ और वहां समृद्धि आई। इंग्लैंड दुनिया का एक ताकतवर देश बना, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता। वो सब वाणिज्यवाद के कारण था, उपनिवेशवाद के कारण था। इस नीति के कारण शक्तिशाली राज्यों की नींव रखी जा सकी थी और इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे महान राज्यों का निर्माण संभव हो सका था। वाणिज्यवाद ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया था कि
मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है, अपितु धन संचय करने का भी साधन है। वाणिज्यवाद के कारण ही यूरोप का विस्तार संभव हो पाया था। इसी के माध्यम से उन्होंने एशिया के देशों में घुसपैठ की थी। भारत में भी उन्होंने इसी वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद के कारण घुसपैठ की थी। अब हम बात करते हैं कि यदि वाणिज्यवाद इतना ही अच्छा था तो फिर इसका पतन क्यों हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में यह वाणिज्यवाद का जो एक यूं कहें कि अभेद दुर्ग, जिसको भेदा ना जा सके, वो ढहना क्यों शुरू हो गया। इसके जो कारण हैं उन कारणों की हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहला कारण फ्रांसीसी वाणिज्यवाद की असफलता का प्रभाव। देखिए, फ्रांस में कॉल्बर्टवाद, वहां पे वाणिज्यवाद की जगह कॉल्बर्टवाद कहा जाता था, अथवा वाणिज्यवादी नीतियों का लोगों ने घोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। लोग नियंत्रणों की अपेक्षा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर अधिक विश्वास करने लगे थे। संयोगवश फ्रांस में कृषि की स्थिति भी खराब होती गई और सरकार ने लोगों पर भारी मात्रा में टैक्स लगाने प्रारंभ कर दिए। करों के बोझ से पीड़ित लोगों का परेशान होना स्वाभाविक था और वे वाणिज्यवाद की आलोचना करने लगे। वे इस वाणिज्यवाद को इसका कारण समझने लगे। फ्रांस में वाणिज्यवाद की असफलता का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ा और परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद अपना महत्व खोता चला गया। दूसरी बात, कृषि की शोचनीय स्थिति। देखिए, वाणिज्यवाद में व्यापार को पहला स्थान मिला और व्यापार को पहला स्थान मिला तो उद्योग को द्वितीय स्थान अपने आप मिल गया। कृषि आगे तीसरे स्थान पर। लगभग 3 शताब्दियों तक यही व्यवस्था चलती रही। परिणाम यह हुआ कि एग्रीकल्चर और फार्मर, कृषि और कृषक, दोनों की स्थिति शोचनीय बनती चली गई। किसानों पर नाना प्रकार के कर लगाए जाते रहे। जिस भूमि पर वह रात दिन परिश्रम करता था, वही भूमि उसका पेट भरने में सहायक नहीं रह गई थी। इसका एक कारण यह भी था कि सभी देशों में लगभग 70% भूमि पर संपन्न एवं प्रभावशाली लोगों ने अधिकार जमा लिया था। और कृषि सुधारों के बारे में जमींदार और सरकार दोनों उदासीन हो चुके थे। कृषि सुधार हो नहीं रहे थे क्योंकि विदेशी व्यापार को अधिक महत्व दिया जा रहा था। इस नीति से फ्रांस की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। इसी समय प्रकृतिवादियों का जोर बढ़ा, पर्यावरण मित्रों का जोर बढ़ा, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि कृषि से ही शुद्ध उपज उपलब्ध होती है, जबकि व्यापार एवं उद्योग बोझ है। तो ये कुछ मिले जुले कारण कृषि की जो दयनीय स्थिति होती जा रही थी, उसके मूल में भी वाणिज्यवाद को देखा जा रहा था। तीसरा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का सवाल। ठीक है, वाणिज्यवादियों ने कहा कि सोना चांदी का संग्रह करो। सोने चांदी के संग्रह होने लगे और यही बात उनके पतन का कारण भी बनी, क्योंकि सोना चांदी प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, अप्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। भूखे व्यक्ति को सोने चांदी की अपेक्षा अन्य वस्तुएं उपयोगी लगी। व्यक्ति के कल्याण का महत्व बढ़ने लगा और सोने चांदी का महत्व कम होने लगा कि सोने चांदी से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चौथा, स्वतंत्र व्यापार की मांग। वाणिज्यवाद व्यापार एवं औद्योगिकरण का ये जो वाणिज्यवाद है,
व्यापार और औद्योगिकरण का प्रारंभिक काल था। जो जो उत्पादन के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होने लगे, त्यों त्यों उत्पादन के क्षेत्र में तथा तकनीक में भी विस्तार होता गया। परिणाम स्वरूप उत्पादन व व्यापार संबंधी अनेक प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जाने लगा, क्योंकि अब वे अव्यावहारिक हो चुके थे। अब स्वतंत्र व्यापार को अधिक, जो फ्री ट्रेड है, उसको अधिक उपयोगी माना जाने लगा। एकाधिकार प्राप्त कंपनियों के स्थान पर निजी कंपनियों ने आयात निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जो प्रतिबंध और नियम वाणिज्यवाद को जीवित रखे हुए थे, जब वे समाप्त हो गए तो वाणिज्यवाद का भी अंत स्वाभाविक था। अगली बात हम करते हैं एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव। एडम स्मिथ, जैसा मैंने पहले पिछले व्याख्यानों में भी कहा, एक महान अर्थशास्त्री हुए यूरोप में, जिनकी रचना वेल्थ ऑफ नेशंस, उन्होंने इसके माध्यम से वाणिज्यवाद की कमजोरियों को उजागर किया और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया तथा अहस्तक्षेप की नीति का जोर शोर से प्रचार किया और व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने का समर्थन किया। परिणाम यह हुआ कि वाणिज्यवाद के प्रति लोगों का उत्साह कम हो गया और होता गया और उसके प्रभाव में कमी आ गई। परंतु 20वीं सदी में यह एक नया रूप धारण करके पुनः प्रकट हो गया, लेकिन जो 3 शताब्दियों से जो रूप था, वो रूप उसका अब नहीं रहा। वाणिज्यवादियों ने सत्ता को सुदृढ़ एवं सर्वोपरि बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। इससे राजाओं की शक्ति भी बढ़ती गई और जब शक्ति बढ़ती गई तो निरंकुशता आने लगी। शासकों में निरंकुशता के साथ शासन करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि वाणिज्यवादी राजा की सर्वोच्च सत्ता के समर्थक थे, अतः लोगों में निरंकुश शासन के खिलाफ तो गुस्सा पैदा हुआ ही, साथ साथ वाणिज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध भी असंतोष फैला। इसी समय कुछ यूरोपीय देशों में उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ। उदारवादी विचारधारा ने लोगों के असंतोष को भड़काने का काम किया और पहले से कारण विद्यमान थे, चाहे वो फ्रांस में वाणिज्यवाद की असफलता का प्रभाव था, चाहे वो कृषि की शोचनीय स्थिति की बात थी, चाहे वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का सवाल था, चाहे वो स्वतंत्र व्यापार की मांग हो या फिर एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव हो। एक पूरी भूमिका तैयार हो चुकी थी वाणिज्यवाद को समाप्त होने की और शासकों की निरंकुशता के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा और उसके मूल में लोग वाणिज्यवाद को देख रहे थे। फलस्वरूप यूरोप में जो 3 शताब्दियों से वाणिज्यवाद चल रहा था, वो समाप्त हो गया। एक नया स्वरूप उसका आया, लेकिन जिस वाणिज्यवाद का हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे इसके अंदर, वो समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।